साथियों नमस्कार। अभी अभी आपने एक हफ्ते पहले देखा कि बांग्लादेश में वहाँ के सेना ने उग्रवादी छात्रों के सहयोग से मिलकर के और बांग्लादेश के चुने हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि उसे जान बचाने के लिए भारत में शरण लेना पड़ा। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए तो वास्तविक में इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात है कि जो बांग्लादेश में जो छात्रों का जो आंदोलन था वो आरक्षण के लेकर था। आरक्षण क्या था कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो अवामी लीग की सरकार बनी थी, तो उस टाइम ऐसी व्यवस्था किया गया था कि जो भी बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उनके और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। तो ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था किया गया था, लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था 1971 से के बाद से लेकर अब तक जारी था। उसके बाद बीच में पहले भी आंदोलन हुआ था मगर उसको जारी था। छात्रों का मांग था कि इसको रद्द किया जाए। ये बात भी कुछ हद तक सही है कि लगातार 50 साल तक या 60 साल तक आरक्षण तो ठीक नहीं है। उसको जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे को तो चलो ठीक है मिल गया उसको रिजर्वेशन, और उसके बाद उसके बच्चे को मिले, ये तो ठीक नहीं था, ये गलत था। तो गलत था, इसके लिए छात्रों ने आंदोलन किया था। तो आंदोलन किया था तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद उसे 30% से घटाकर 5% कर दिया आरक्षण। तो उसके बाद तो छात्रों का जीत हो गई। आंदोलन तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों कि ख़त्म तो तब होता आंदोलन ना जब इसके पीछे सिर्फ आरक्षण की नीति का मामला था। मामला तो कुछ और था, इसके पीछे विदेशी ताकतें खास करके पाकिस्तान और अमेरिका जो कभी नहीं चाहता था कि शेख हसीना की सरकार बने वहाँ पर बांग्लादेश में, तो इसके पीछे वो ताकतें काम कर रही थी। पूरे विश्व में चाहे जहाँ कहीं भी कोई उग्रवादी आंदोलन होता हो और अमेरिका उसमें शामिल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। जहाँ भी पूरे देश में कहाँ भी आतंकवादी गतिविधियाँ पैदा हुआ, जहाँ भी इस तरह के घटनाएं हुए कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ निश्चित ही रहा है। जब प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में उनको मांग पूरी हो गई तो उनको वापस लेना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ता गया और ढाका के बढ़ना शुरू कर दिए। स्थिति ये हो गई कि पुलिस उसको नियंत्रण नहीं कर सकी, जगह जगह झड़पें हुआ, पुलिस को नियंत्रण से बाहर हो गया। शेख हसीना ने सेना के अफसरों से के साथ बैठक किया और उनको शक्तिपूर्वक रोकने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने उसके आदेश को शेख हसीना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें यहाँ तक कि उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर और सैलाब की तरह बढ़ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते हुए भीड़ को रोकने में अपने आप हाथ खड़ा कर दिए और उन्हें बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी दुखद बात है कि किसी भी देश की सेना यदि इस तरह की हरकतें करे, सरकार तो क्या स्थिति होगा। आपको बता दूं कि जो भीड़ होता है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, एक क्रियाशील भीड़ होते हैं, इनके पास कोई दिमाग नहीं होता है। ये भीड़ एक उत्पाती होता है और कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे भीड़ को कोई भी चीज़ हल निकालने से पहले ऐसे भीड़ को बिल्कुल सख्ती के साथ रोकना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई भी समझौता होना चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इन्होंने जैसे कि शेख हसीना को मात्र 45 मिनट का टाइम दिया कि आप 45 मिनट के अंदर में इस्तीफा दे दीजिए और बांग्लादेश छोड़ दीजिए। वो चाहते थे हम बांग्लादेश में जनता को संबोधित करना, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। इसके पीछे निश्चित ही
सेना के इरादे, अफसरों के इरादे खतरनाक थे और विदेशी इशारे पे वो काम कर रहा था, नहीं तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में नहीं आती। सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना ने ही शेख हसीना को भारत तक पहुंचाने में मदद किया, वो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? ऐसी नौबत क्यों आई? यदि उस सेना को ढाका तक प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले ही जो है कि सेना उस भीड़ को रोक देती और सत्ता को अपने नियंत्रण में ले करके जो भी कार्रवाई होती करती, आगे की जो भी, उनको पहले तो पहला प्राथमिकता होना चाहिए था कि देश में शांति कायम करना, जो भीड़ इकट्ठे हो गए हैं उनको रोक करके और आगे की कार्रवाई करना, जो भी फैसला होगा वो तो बाद की बात है। तब तक सरकार सस्पेंड रह सकता था, मगर सरकार को, सेना का भी तो मंशा थे कि सेना में भी को पीछे से हवा मिला था किसका? पाकिस्तान और अमेरिका का। वही चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से सत्ता से शेख हसीना को उखाड़ फेंका जाए। अरे भाई, आंदोलन तो हुआ था आरक्षण के लिए, तो शेख हसीना को सत्ता को उखाड़ फेंकने वाली बात कहाँ से आ गई? यही सोचने की बात है यहाँ पर। अब देखिए, शेख हसीना ने भारत में आने के बाद स्पष्ट रूप से ये अमेरिका पर आरोप लगाया था कि अमेरिका काफ़ी दिन से उसके खिलाफ साजिश रचा था। अमेरिका का मंशा ये था कि बांग्लादेश के में जो सेंट मार्टिन द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, तो उस पर अपना प्रभुत्व चाहता था। शेख हसीना ने साफ कहा कि यदि अमेरिका को उसके ऊपर वो प्रभुत्व दे दिया होता तो वो सत्ता से बेदखल नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमेरिका की मंशा क्या थी कि उसके ज़रिए यदि सेंट मार्टिन द्वीप पर उसका कब्जा हो जाता तो उसके ज़रिए वो बंगाल की खाड़ी पर उसके नियंत्रण में आ जाता और वहाँ से वो पाकिस्तान की मदद से भारत पर और चीन पर नज़र रखता। उसकी मंशा यही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी का कारण है कि वहाँ तख्ता पलट हुआ। बंगाल में आज तक जो आप स्थिति देख रहे हैं, अमेरिका के इरादे कितने खतरनाक है पूरे विश्व में, ये तो आप जान ही गए। और दुख की बात हमारे हैं कि मोदी जी के कट्टर दोस्त हैं वो अमेरिका, जो कभी भारत को भला नहीं चाहता है, उसको दिखाने के लिए मोदी जी ने सोने का सूट बूट पहनकर बराक ओबामा को दिखाने के लिए सोने का सूट बूट पहना था। ये हाल हमारे देश के प्रधानमंत्री का। 1971 का जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने खुलकर बांग्लादेश को साथ दिया था और भारत को धमकाने के लिए अपने पूरा सैन्य ताकत लगा दिया था। वहाँ के बांग्लादेश के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने छात्र आंदोलन के क्रांतिकारियों को उन्होंने रजाकार कहा। अब बता दूं कि रजाकार कौन होते हैं? रजाकार वही होते हैं जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर के वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर और बंगाल के जनता पर घोर अपराध किया था, घोर जुल्म उठाए थे। तब भारत की सेना बांग्लादेश में प्रवेश किया था और उनको मुक्ति दिलाया था। तो ये बातें पाकिस्तान कभी नहीं पचा पा रहा है और ये पाकिस्तान इसको हवा देने में सबसे आगे है। और अमेरिका को तो अपने हित है, वो तो चाहता है कि इस बहाने हम भारत पे और पाकिस्तान चीन पे नियंत्रण करें। इसी तरह से आप देखिए, सेना ने वहाँ पर ये दूसरी बार है जो तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख मुजीब रहमान बने थे, लेकिन 1975 में ही उनका तख्ता पलट दिया गया। तख्ता इस तरह से पलटा गया कि सेना के अफसरों ने उनके घर में घुस करके जितने भी शेख मुजीब रहमान के जितने भी परिवार के सदस्य थे, उनके बेटा, बहू, पोता, पोती, सबको हत्या कर दिया। कुल उनके परिवार के 18 लोगों को हत्या कर दिया गया था। यहाँ तक कि मुजीब रहमान के 10 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा गया था, उसको भी सेना ने
हत्या कर दिया था। ये सौभाग्य था कि उस टाइम शेख हसीना और उसकी बहन बंगाल में नहीं थी, वो विदेश में थी, इसलिए वो बच गई थी। तो ये है पाकिस्तान की सेना और अमेरिका का ये खेल। और उसके बाद भी अमेरिका से दोस्ती करें, ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ देखने वाली बात है कि जो जब मुजीब रहमान का जो प्रतिमा था, जो मुजीब रहमान थे, जो बांग्लादेश के निर्माता थे, अब उन्होंने ही बांग्लादेश का निर्माण किया और उसकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। अरे भाई, तुम्हें सत्ता से बेदखल करना था शेख हसीना को, लेकिन बांग्लादेश को निर्माण करने वाले के ऊपर तुम हमला कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? जो इस तो ये सब सच साबित होता है कि वास्तव में जो क्रांतिकारी के रूप में जो आगे जो देश बदल के आए थे, वो वास्तव में रजाकारी थे। वो पाकिस्तान और के इशारे पे ही काम कर रहे थे। तभी तो उन्होंने शेख मुजीब रहमान की हत्या करना और उसके प्रतिमा को तोड़ना, इसमें क्या फ़र्क है? जो बांग्लादेश का निर्माता है, बांग्लादेश का जन्म देने वाला, और तुम उसी के प्रतिमा का तोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हें बांग्लादेश नहीं चाहिए, तुम्हें तो पाकिस्तान चाहिए। ये वही, इसलिए तो शेख हसीना ने कहा था कि ये रजाकार हैं, और यह साबित हो चुका है कि वास्तव में वही रजाकार थे। वो छात्र आंदोलन में तो कुछ छात्र थे, उनका थे इसमें जो शामिल, मगर उसके पीछे जो ताकतें काम कर रही थी, वो अमेरिका और पाकिस्तान काम कर रहा था, जिसके इशारे पर ये सारे कुछ हुआ है। 1971 में भी जब बांग्लादेश बना था, तो वहाँ की सेना ने, जो पाकिस्तान के समर्थक थे, उन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुर्म ढाया था। और आज भी ये हाल हो रहा है। बात तो झगड़ा तो था इनको शेख हसीना से, लेकिन वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, अवामी लीग के सभी कार्यकर्ताओं पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पे हमला किया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? कि उन्हें नफरत अवामी लीग से है, शेख हसीना से है और बांग्लादेश से है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश ना होकर के ये पाकिस्तान बने, जो पहले था पूर्वी पाकिस्तान। ये वही लोग इसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान चाहते हैं, बांग्लादेश नहीं चाहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, हाँ, एक चीज़ और करना भूल गया मैं, जो मोहम्मद यूनुस जो कि अभी वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहिए, जो भी कार्यवाहक प्रशासक कहिए, जो भी है कहिए, वो क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार उसी को मिलता है ज़्यादातर मामले में जो अमेरिका की नीतियों का समर्थन करता है। तो इससे नोबेल पुरस्कार होने से बहुत बड़ा काबिल समझना, ये बहुत बड़े लोगों को भूल है। नोबेल पुरस्कार विजेता अपने फायदे के लिए अमेरिका ऐसे लोगों को ही दिलवाता है। इसका उदाहरण देख ले रसिया को 16 टुकड़े में बांटने वाले गोर्बाचोव को अमेरिका ने नोबेल पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों, ये इसमें हाथ सीधे सीधे अमेरिका का है। और बांग्लादेश में हिंदू मुसलमानों के बीच भड़का करके ये भारत विरोधी गतिविधियों वहाँ पर देना चाहते हैं। जिस तरह से पंजाब में पहले उन्होंने जैसे कि खालिस्तानियों को भड़का के किया था और पंजाब में रक्तपात हुआ था, तो यही नीति अमेरिका का यहाँ पर अपनाया है इसने। इसलिए दोस्तों, हमें इन बातों को समझना चाहिए। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद।